फिर से आपके बीच में वीडियो लेकर आई हूँ। और जो इतिहास था उसका हम सेकेंड आज लेसन पढ़ेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैडम थर्ड का दे दो, कुछ कह रहे हैं सेकेंड का दे दो। थोड़ा सब्र किया करो, जैसे जैसे हम क्रम से आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने 2 चैप्टर जो है आपके राजनीति वाले यानी लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक से कराए, 2 ज्योग्राफी के हुए, 2 इकोनॉमिक्स के हुए, अब 2 हम हिस्ट्री के करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सभी का एक एक चैप्टर आगे लेंगे। क्रम से चलेंगे तो सिलेबस कंप्लीट होगा। और ऐसे ही आपका जो है भोपाल से भी डल रहा है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग चलने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आओ आज हमने जो पिछली बार जो पढ़ा था, जो हमने लुई 16 अंकल की कहानी हम पढ़ रहे थे और फ्रांस की क्रांति हमने पढ़ी थी। वो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, तो उसके आगे उसी क्रम में 19वीं शताब्दी आ गई थी। 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था और 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग थी जब ये सारी घटनाएं जो है घट रही थी। तो फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे विश्व में, यूरोप में हर जगह ये बातें की जाने लगी कि अब परिवर्तन होना चाहिए, समाज में परिवर्तन होना चाहिए। तो इसके बारे में अलग अलग विचार थे। कुछ लोग तो ये मान रहे थे कि संपूर्ण परिवर्तन होना चाहिए, कुछ कह रहे थे कि नहीं नहीं कुछ परिवर्तन होना चाहिए, आंशिक परिवर्तन होना चाहिए। कुछ का मत था कि पुरातन प्रथा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये सारे अलग अलग लोगों के मत थे। भारत के राजा राममोहन राय और डिरेजियो ने भी इसमें अपने विचार रखे और सभी इस विचारधारात्मक जो चल रही थी क्रांति जैसी, उसमें कूद पड़े, अपने अपने मत देने लगे। और औपनिवेशिक क्षेत्रों में जो घटनाएं घटी उनका भी बहुत प्रभाव पड़ा और लोगों ने अपने अपने तरीके से समीक्षा करनी शुरू की। तो जो फ्रांस की क्रांति थी उसने 2-3 विचार दिए थे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार दिया था कि पूरे उसमें ये अधिकार तो सबको मिलने ही चाहिए, मानव होने के नाते ये अधिकार मिलना स्वाभाविक है। इसी को आगे चलते हुए 3 विचारधाराएं थी यूरोप में। आगे भी पूरा यूरोप के सभी लोग अलग अलग वर्गों में बटे थे, सभी के अलग अलग मत थे। तो 3 विचारधाराएं आई थी। पहली तो थी उदारवादी, दूसरी थी रूढ़िवादी रेडिकल और तीसरी है रूढ़िवादी विचारधारा। इन तीनों के अलग अलग विचार थे, अलग अलग दृष्टिकोण था देखने का कि समाज को कैसा होना चाहिए। तो आओ सबसे पहले हम चलते हैं उदारवादी की तरफ कि उदारवादी जो थी विचारधारा वो क्या थी। ठीक है, जो उदारवादी विचारधारा थी वो मानते थे कि समाज में व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये परिवर्तन के वो थे, प्रवर्तक थे। तो क्या चाहते थे? परिवर्तन चाहते थे। ठीक है, परिवर्तन चाहते थे। और क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि प्रतिनिधिमूलक चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव, चुनाव पर आधारित शासन, चाहते थे। यानी जो न्यायपालिका हो, जो बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका हो, उसके द्वारा नियम कानून बनाए जाए चुनाव से संबंधित और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या चाहते थे? किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार के खिलाफ थे, विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। ठीक है, कि व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि किसी को समाज में अलग हो, है ना, विशेषाधिकार मिले, उनके खिलाफ थे। उसके अलावा ये क्या चाहते थे कि वो जो पुरानी प्रथा है, पुराने जो कुलीन वर्ग है, जो वो है, वो अनियंत्रित सत्ता नहीं चाहते थे। क्या है? अनियंत्रित सत्ता विरोधी थे, अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। ठीक है, विरोधी थे। और इनका मानना था कि व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मानते थे। सबसे पहले ये परिवर्तन चाहते थे, उसके अलावा निष्पक्ष चुनाव पर आधारित शासन चाहते थे और विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। यानी जो कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग थे, सामंत वर्ग थे, उनके विशेषाधिकारों के ये खिलाफ थे। और ये क्या चाहते थे कि अनियंत्रित सत्ता, यानी उनको जो अनियंत्रित पावर, अनलिमिटेड जो पावर मिली थी पुराने प्राचीन राजतंत्र में, वो नहीं होनी चाहिए। और व्यक्तिगत अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सबको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तो मिलना ही चाहिए, बंधुत्व का, जो हमने बात की थी फ्रांसीसी क्रांति के विचारों की। तो इस प्रकार से इनके वो थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है उसमें वो देना मुझे
ऐसा नहीं था कि ये लोग वो चाहते थे, ये लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे। एक बात करने वाली चीज है कि ये लोकतंत्र के समर्थक नहीं थे। ऐसा नहीं चाहते थे कि ये लोकतंत्र का समर्थन करते हों और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात करते हैं, तो ऐसा भी नहीं था। ठीक है, तो ये लोकतंत्रवादी नहीं थे, लोकतंत्रवादी नहीं थे, नहीं थे। और क्या नहीं था, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के भी विरोधी थे। सार्वभौमिक मताधिकार समर्थक नहीं थे, ये नहीं थे, है ना। दो चीजें इनकी विपरीत है। यानी ये इधर तो समानता की बात कर रहे हैं, इधर तो समानता की बात कर रहे हैं कि सबको समानता मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। उधर कह रहे हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं होना चाहिए, और लोकतंत्र के भी ये समर्थक नहीं थे। तो इस प्रकार से ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे संपत्ति वालों को ही चुनाव को वोट डालने का अधिकार हो, संपत्ति वालों को ही मताधिकार मिले। ठीक है, मताधिकार मिले। तो इस प्रकार से ये दो अर्थी बातें हो गई कि इधर तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और इधर आप वही रूढ़िवादी बातों पे फिर से आ गए। अब दूसरा जो था, रेडिकल वाले थे, रेडिकल विचारधारा वाले थे, वो क्या सोचते थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा नंबर का जो था ना रेडिकल, तो रेडिकल वाले क्या चाहते थे, वो आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। ठीक है, रेडिकल क्या चाहते थे, ये आमूलचूल परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तनवादी थे। ठीक है, यानी ये चाहते थे कि समाज में जो व्यवस्था है उसमें पूरी तरह से परिवर्तन होना चाहिए और सभी को, ये जो सामंत वर्ग हैं, कुलीन वर्ग हैं, इनको कोई भी विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए, सभी व्यक्ति समान है ना। तो ये क्या, सामंतों, कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, है ना। और ये क्या चाहते थे, ये आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। महिला मताधिकार के भी पक्ष में थे, ये महिला मताधिकार के पक्ष में थे और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में थे, सार्वभौमिक मताधिकार के पक्षधर थे। ठीक है, यानी ये क्या चाहते थे, ये समाज में पूरी तरह से परिवर्तन चाहते थे और ये चाहते थे कि सामंत, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को जो विशेषाधिकार मिले हैं वो समाप्त किए जाएं और महिला मताधिकार के भी ये पक्ष में थे। ठीक है, और ये संपत्ति के अधिकार के विरोधी नहीं थे, हालांकि, है ना, ये संपत्ति के अधिकार के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि समाज में जो है वो समानता मिले। ठीक है, तो ये क्या नहीं थे, ये चाहते थे संपत्ति के अधिकार के विरोधी नहीं थे, संपत्ति के अधिकार के विरोधी नहीं थे ये, है ना। वो भी चाहते थे कि संपत्ति का अधिकार तो मिले सबको, लेकिन समानता की भावना हो, है ना। निजी संपत्ति होना सबके पास होना चाहिए अगर वो कमा रहा है तो, इसके विरोधी नहीं थे, लेकिन बाकी चीजों में। तीसरा वर्ग जो था वो था रूढ़िवादी, है ना। तो ये कैसे थे, ये परिवर्तन विरोधी थे, परिवर्तन विरोधी, क्योंकि ये कौन लोग थे, ये वो थे जो पहले सत्ता में थे, यानी जिनको विशेषाधिकार मिले हुए थे, जैसे कि कुलीन वर्ग हुए, सामंत हुए, पादरी हुए, या पुराना राजवंश के लोग थे, तो इनको कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे पहले से। तो ये नहीं चाहते थे कि इनमें परिवर्तन हो। लेकिन ये 18वीं सदी की बात है ना। 19वीं सदी के आते आते 19वीं सदी तक ये भी परिवर्तन चाहते थे,
चाहते थे कि समाज में परिवर्तन हो, परिवर्तन है ना, ये भी चाहते थे कि समाज में जो है वो परिवर्तन हो, लेकिन कैसा हो, धीरे धीरे होना चाहिए, धीरे धीरे, धीरे धीरे हो, और कैसा हो, आंशिक हो, आंशिक यानी कुछ थोड़ा सा, पूरी तरह से परिवर्तन नहीं चाहते थे, आंशिक परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो ये विचारधारा पनपी 19वीं शताब्दी तक आते आते ये जो रूढ़िवादी थे इन्होंने भी मान लिया कि नहीं, परिवर्तन तो अवश्यंभावी है और परिवर्तन होना भी चाहिए, पर परिवर्तन एकदम से ना हो और पूरा ना हो, कुछ जो है इसको धीरे धीरे होना चाहिए। और एक चीज और चाहते थे, ये चाहते थे पुरानी व्यवस्था को सम्मान मिले, पुरानी व्यवस्था को सम्मान मिले, है ना, ऐसा चाहते थे कि पुरानी जो व्यवस्था चल रही थी, पुराने जो लोग थे उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, उनको एकदम से ऐसे दरकिनार नहीं करना चाहिए। तो ये हमने जाना आज रूढ़िवादी विचारधारा, रेडिकल और उदारवादी विचारधारा, 3 विचारधाराओं के बारे में हमने जाना, और आगे भी पूरी उसमें ये चलेंगी, और रूस की क्रांति को ये कैसे प्रेरित करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते।